हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रैकसाला यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी मार्च 2026 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आगे जो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का पहला जो न्यूज़ है हमारे पास क्या है। नो सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 16। देखो, इस न्यूज़ में सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। सीधा याद रखना है कि इंडोनेशिया ने अभी सोशल मीडिया बैन किया है अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इससे पहले भी कौन बैन कर चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी। अगर सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहली कंट्री थी जिसने अपने देश में 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है। दूसरी कंट्री का नाम पूछे तो स्पेन। स्पेन जो है वो सेकंड कंट्री है। देखो, सवाल अगर ये पूछा कि रिसेंटली किसने बैन किया, तो रिसेंटली तो इंडोनेशिया ने बैन किया। लेकिन अगर सवाल ये पूछा कि पहली कंट्री कौन सी थी, तो ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री और स्पेन दूसरी कंट्री। अगर सवाल आपसे ये पूछता है कि लार्जेस्ट आर्कीपलागो इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलागो जानते हो क्या होता है? आर्कीपेलागो आर्कीपेलागो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। द्वीप समूह, हिंदी में जो लोग हिंदी में सुनते हैं उनके लिए द्वीप समूह, द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड पूछता है, तब भी आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता है इंडोनेशिया। देखो, जो लोग रेगुलर ये वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और जो लोग ये देख रहे होंगे ये वीडियोस, तो उनको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि करंट अफेयर के लिए देखो, मार्केट में ढेर सारी मैगजीन है, ढेर सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कुछ एकदम सेलेक्टेड टॉपिक्स, अब ऐसे तो मैं एक साथ पढ़ा दूं 500 टॉपिक, उसमें से एग्जाम में 5 सवाल आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट इस वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे ही टॉपिक्स कुछ बताए जाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की मैक्सिमम हो। जैसे, देखो, इस वीडियो को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी करंट की पढ़ाई छोड़ दो। जो भी तुम अपना मैगजीन फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, या कोई कोचिंग का मटेरियल हो, या कोई यूट्यूब चैनल हो, पढ़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 30 मिनट, 35 मिनट या मैक्सिमम 40-45 मिनट के ये वीडियोस आते हैं मेरे रोज। तो इसको अगर जरूर वॉच करो। उससे क्या है कि एक तो जो तुम लोग ये पढ़ रहे हो इससे रिवीजन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे इस वीडियोस में मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। अब ये कैसे कह सकते हो सर आपकी यही क्वेश्चंस आएंगे? मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये कि चांसेस ज्यादा है। जैसे पीवाईक्यू के बेस्ड पे पूरी हमारी टीम रिसर्च करती है कि कब पीवाईक्यू कैसे पूछा गया, करंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये निकालते हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जब भी पढ़ते हो तो जीके और जीएस भी साथ में यहाँ पे लिंक रहता है, साथ में यहाँ पे लिंक रहता है। और जो भी सवाल रिलेटेड आता है करंट से, या करंट में कोई चीज है, तो उसकी रिकॉलिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस वीडियोस का। ठीक, जैसे इंडोनेशिया पढ़ा तो दिमाग में आया डायरेक्ट, क्या क्या आया दिमाग में डायरेक्ट? कि लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड भी तो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की कोई राजधानी पूछ दे तो आप कह दो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी पूछ दे तो कह दो जकार्ता। लेकिन जकार्ता कह दो, लेकिन साथ में एक शब्द ये याद रखना, नुसानतारा। नुसानतारा क्या है? ये भी एक शहर है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नुसानतारा को न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बनाया जा रहा है। जकार्ता से कैपिटल शिफ्ट करके एक ये नया शहर बसाया जा रहा है नुसानतारा, जो कि इंडोनेशिया का नया कैपिटल होगा।
तो अभी ये प्रोसेस में चल रहा है, ये बन रहा है नुसान तारा। अगर एग्जामिनर को सवाल थोड़ा सा और कठिन करना है तो ये पूछ देगा नुसान तारा जो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, नुसान तारा जो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है। तो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड होगा, ये है ईस्ट कालीमांतन। ईस्ट कालीमांतन नाम की जगह है, कहाँ पे, बोर्नियो आइलैंड्स पे, बोर्नियो आइलैंड्स, बोर्नियो आइलैंड्स। ठीक। तो ये चीजें थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में देख लेना। और हाँ, तुमको ये भी पता है इंडोनेशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे वॉल्केनोज भी बहुत हैं, बहुत ढेर सारे वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में, ढेर सारे वॉल्केनोज हैं। तो कुछ का नाम यहाँ रिकॉल कर लो, जैसे क्राकातोआ, माउंट सेमेरू, मेरापी। ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया मेरापी, ये तो रटा होना चाहिए, कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ठीक। और ये जो बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड के बारे में एक और खास बात देख लो, नोट कर लो कि बोर्नियो आइलैंड तीन कंट्रीज का हिस्सा है, तीन कंट्रीज का हिस्सा है। कौन कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो अगर पूछा जाए कि बोर्नियो आइलैंड कौन कौन से तीन कंट्रीज का हिस्सा है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ना शुरू किए। हम लोग पढ़ना शुरू किए कि इंडोनेशिया ने अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया तो सर जी ऐसी पहली कंट्री थी जो बैन कर चुकी है, स्पेन ऐसी दूसरी कंट्री थी। उसके बाद बात आई इंडोनेशिया के बारे में, एक बढ़िया फैक्ट है कि लार्जेस्ट आर्किपलागो इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता है। लेकिन इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है जकार्ता को रिप्लेस कर रही है, एक नई सिटी डेवलप कर रही है जिसका नाम है नुसांतारा। और नुसांतारा जो है वो न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया होगा। ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो नुसान तारा है ये ईस्ट कालीमंतन नाम की जगह पर बोर्नियो आइलैंड्स पर लोकेटेड है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखा, ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये तीन कंट्रीज का पार्ट है, कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंडोनेशिया जो है उस पे कई ढेर सारे वॉल्केनोज भी हैं इंडोनेशिया में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, क्राकातोआ, सेमुरू, मेरापी, ये इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब देखो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जो वीडियो देख ही रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसका नोट्स भी साथ साथ में लिखते रहो। और नहीं तो ये नोट्स जो, ये पीडीएफ जो है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्रैकसाला, टेलीग्राम पे सर्च करना क्रैकसाला, वहां पे ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन खुद से लिखोगे तो कहते हैं कलम में सरस्वती का वास होता है, थोड़ा खुद से पेन चलाओगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। बाकी जो ये मेरा पेन चलाया हुआ पीडीएफ है, ये साला टेलीग्राम ज्वाइन करो, यहाँ पे मिल जाएगा रोज के रोज। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग कोई इंडेक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संस्था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ठीक। ये संस्था इसको रिलीज करती है। ठीक है। अब देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहली रैंक किसकी है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है टेररिज्म से
मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया का रैंक कितना है? 13th। ये देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रखने की कैपेबिलिटी हो, तो ये भी याद रख लेना कि इंडिया का स्कोर कितना है, 6.428। सॉरी। अब देखो ऐसा क्यों, देखो आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो इवॉल्व हो रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपका नॉलेज का होराइजन भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा पता चला एक स्टेटमेंट में दिया कि इंडिया की 13th रैंक है, वो आपको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे दिया 6.428 की जगह 7.42 दे दिया। अब जब ये नहीं याद है तो ये स्टेटमेंट कर नहीं पाओगे, तुक्का लगाओगे। और एग्जाम पैटर्न देखो, तुम कोई भी एग्जाम ले लो, अभी बीपीएससी ले लो, यूपीपीसीएस ले लो, इवन यूपीएससी में भी अब एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस कम हो गए हैं। तो इस तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो, सबका पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यही पहले का पैटर्न होता तो हम लोग तीन चीजें पढ़ते, आगे बढ़ते। क्या क्या पढ़ते? रिलीज कौन करता है? आईईपी। फर्स्ट रैंक पे पाकिस्तान, इंडिया की रैंक 13th। लेकिन थोड़ा सा इससे अपने को एक कदम आगे जाना है। थोड़ा सा रिपोर्ट में क्या चीजें लिखी हुई हैं ये भी ध्यान रखना। क्या लिखा है? टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड, ये कीवर्ड्स हैं। कोई भी, जैसे तुम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हो या करंट अफेयर में कुछ पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे कीवर्ड तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सबसे सॉल्व होगा। तो देखो ये क्या बता रहा है कि दुनिया में आतंकवाद जो है, टेररिज्म थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन रिस्क अभी भी प्रेजेंट है, रिस्क अभी भी प्रेजेंट है, और खत्म होने से बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर। अगर वहीं बदल के स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने पूछ दिया नियर, नियर नहीं, अभी नहीं खत्म होगा, अभी रिस्क बहुत ज्यादा है। हालांकि ये है कि कुछ रिड्यूस हुआ है। ट्रेंड क्या है इसमें? डेथ डिक्रीज हुई है 28% से, टेरर इंसिडेंट ड्रॉप हुए 22% से, और 81 कंट्री इंप्रूव हुई है, और 19 वर्ष हुई है। टेररिज्म इम्पैक्ट इज बिकमिंग मोर कंसंट्रेटेड जियोग्राफिकली। ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा कंसंट्रेटेड हो गया कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स में। ठीक। तो ये ट्रेंड पे एक बार नजर मार लेना। फिर कह रहा हूँ ये क्रैक साला ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, इसको एक दो बार पढ़ो। थोड़ा सा ये दिमाग में इमेज बना लो क्या, कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो टेररिज्म तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी खत्म होगा नहीं आसपास नियर फ्यूचर में, रिस्क ज्यादा है। हालांकि कुछ चीजों में घटौती हुई है, जैसे मृत्यु, डेथ जो है 28% डिक्रीज हुई है, टेरर इंसिडेंट 22% ड्रॉप हुए हैं। 81 कंट्रीज की हालत इंप्रूव हुई है। इंप्रूव का मतलब कि वहां पे टेररिज्म से इफेक्टेड इंसिडेंट्स कम हुए हैं, और 19 देशों की हालत और खस्ता हुई। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला हमारे पास है लिपू लेक ट्रेड। देखो लिपू लेक पास जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर क्या, ये ट्राई जंक्शन पड़ता है, ट्राई जंक्शन पड़ता है इंडिया तिब्बत और चाइना का। इंडिया तिब्बत और चाइना का ट्राई जंक्शन है। इंडिया तिब्बत और चाइना का ट्राई जंक्शन है। इंडिया तिब्बत और नेपाल, सॉरी, इंडिया चाइना और इंडिया तिब्बत या इंडिया चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन है ये। और लीपू लेक किस लिए इम्पोर्टेंट है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट जो है इसी लीपू लेक पास से होके जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है इसी लीपू लेक पास से होके गुजरती है। ठीक है। कहाँ पे ये? तो उत्तराखंड में है, ये याद रखना। क्यों न्यूज में था? जून 2026 में ये फिर से रिज्यूम होगा ट्रेड। मतलब ये कोविड के टाइम पे बंद हो गया था। कोविड के टाइम पे ट्रेड जो है
क्लोज कर दिया गया था, लेकिन अब बातचीत हो गई है दोनों देशों के डिप्लोमेट्स के बीच में, जून 2026 से ये रिज्यूम हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब आते हैं पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। अब ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ो तो देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। हाँ, लेकिन सवाल क्या पूछता है, सवाल तो ये तो पूछेगा ना कि लीपू लेक पास कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। और अगर लीपू लेक पास उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के कुछ और इम्पोर्टेंट पासेस का नाम बताओ, जैसे माना, नीति, माना नीति, लीपू लेक पढ़ ही लिए। एक इम्पोर्टेंट पास है ट्रेल्स पास, ठीक। मुलिंगला, ये भी याद रखना, म्यूलिंगला। ला का मतलब पहाड़ी भाषा में होता है पास, तो म्यूलिंग पास या म्यूलिंग ला, ये हो गया उत्तराखंड में। और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पास को भी हम लोग यहीं पे रिकॉल कर लेंगे। जैसे शुरुआत करें ऊपर से, लद्दाख से। लद्दाख में तो लद्दाख में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, चांगला, चांगला, खारदुंगला, खारदुंगला। ला मैंने बताया कि ला जो है, ला जो है पास के लिए यूज होता है पहाड़ी भाषा में। इमिसला, जोजीला, ठीक। ये हो गए लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पास। जम्मू कश्मीर की बात करें, जेएनके जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजल नाम से पहचान लोगे, बानीहाल नाम से पहचान लोगे, ये याद रखना। बुर्जिल, बुर्जिल पास। और एक इम्पोर्टेंट पास है पेंसीला, पेंसीला, ये याद रखना। उत्तराखंड का हो गया पासेस, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, ये एक इम्पोर्टेंट पास है, रोहतांग पास। सिपकीला का सवाल कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है सिपकीला। बारालाचा, बारालाचा ला, डेबसा, डेबसाला। और कुछ इंपॉर्टेंट पास जो हैं वो कहाँ पे पड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। देखो पास का मतलब जानते हो पास क्या होता है, पास दो पहाड़ के बीच से निकलने वाला रास्ता, जो दो जगहों को जोड़ेगा, दो वैलीज को जोड़ेगा, या दो इम्पोर्टेंट सिटीज को जोड़ता है, ऐसी जगह को कहते हैं पास, जो पहाड़ों के बीच से बनता है रास्ता, ठीक। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उसमें ले लो नाथुला, नाथुला, ये कहाँ पे है, सिक्किम में, नाथुला सिक्किम। और जेलेपला, जेलेपला ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में। फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस पड़ते हैं, कौन कौन से, बॉमडीला, इससे भी सवाल कई बार आ चुका है, बॉमडीला। डिफू, डिफू पास, पांगसाऊ पास, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, पांगसाऊ पास, ठीक। और दिहांगला। और कहीं हमारे भारत में माउंटेन्स है क्या, भारत में माउंटेन्स और कहीं पाए जाते हैं, जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स में। तो भोर घाट और थाल घाट, ये दोनों पास इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और एक जरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको तुम्हें जल्दी कहीं देखने को रेगुलर किताबों में नहीं मिलेगा। सेंकोट्टा गैप, सेंकोट्टा गैप ये कहाँ है, तमिलनाडु और केरला के बीच में। इसको तो जरूर नोट कर लेना, या इसको जरूर ध्यान से देखना कि सिंकोट्टा गैप कहाँ पे है, तमिलनाडु और केरला के बीच में, तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी देखो जब भी जीएस की क्लास होगी आप लोग की यहाँ पे, ज्योग्राफी में वो पढ़ना इन पासेस का सिग्निफिकेंस भी थोड़ा सा
देखना है। जैसे मैंने अभी बताया है कि पेपर का नेचर इवॉल्व हो रहा है, तो अब वो यहाँ तक ही सीमित नहीं है। सवाल आपसे ये पूछ देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले पास का नाम बताओ, तब आओगे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन जोड़ता है, बॉमडीला। अब आप तो पढ़ के गए हो बॉमडीला अरुणाचल में दिफू है, पांगसाऊ है, दिहांग है, लेकिन ये पता ही नहीं कि तिब्बत से अरुणाचल को कौन जोड़ता है। तो थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड, वो पुराने ढर्रे पे पढ़ाई करते रहोगे तो क्वेश्चंस मिस होंगे ही होंगे। बाकी क्रैकसाला यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इससे जुड़े रहो, क्रैकसाला यूट्यूब चैनल। इस पे ऐसी ही चीजें आपको बताई जाएंगी जो शायद थोड़ा सा एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा एज दे दे। चलो अगला तो क्वेश्चन फॉर्म में है। अल्मा इज अ रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन विच कंट्री। अल्मा, आप देखो नाम से पहले देख लो, या तो सवाल को घुमा दिया, सवाल को घुमा दिया। सवाल पूछा आपसे कि अल्मा रिसेंटली सीन इन न्यूज, ऐसे पूछ दिया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो ये याद रखना, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, चिली, चिली में। कैसे चिली, अगर अल्मा लिख के दिया तो नहीं पहचान पाओ, लेकिन अटाकामा, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप, अटाकामा तो याद है। अटाकामा क्या है, अटाकामा डेजर्ट्स है, डेजर्ट है, कहाँ पे है, चिली में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोला जाता है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अगर ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ में आपको एक और ऑप्शन कहीं दिख जाए, अरीका, अरीका, तो अरीका क्या है, सिटी है, ड्राइएस्ट सिटी, सिटी जो सबसे ड्राई रहती है, कहाँ पे है, चिली में। ठीक, ठीक है। चिली कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, अगर चिली का लोकेशन देखो तो कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, अगर चिली का हम लोग लोकेशन देखा जाए तो चिली कहाँ पे है, चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। चिली की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या होगा, सेंटियागो, सेंटियागो, सेंटियागो। साउथ अमेरिका जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो साउथ अमेरिका कैसा दिखता है वर्ल्ड मैप में, देखे होगे, नहीं देखे हो। थोड़ा सा मैप वैप हमेशा तैयार रखना चाहिए, हमेशा। और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई भी इंटरनेशनल चीज आती है तो देखो ये ऐसा कुछ कुछ दिखता है। मेरी आर्ट देखो उतनी अच्छी नहीं है, बस ये एक आपको समझाने के लिए कि साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, कौन सी, क्या नाम है, एंडीज। एंडीज टोटल कितनी कंट्रीज से, 7 कंट्रीज से पास होके गुजरता है। 7 कंट्रीज का नाम थोड़ा अपने एटलस में खोलना और देखना खुद से। एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द अर्थ। अब एंडीज की हाईएस्ट पीक पूछ दी जाए, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, तो हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट, माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, इसे याद करते रहना सब, जैसे जैसे हम कथा बाच रहे हैं इसे एकदम रट डालो। माउंट एकानकागुआ, माउंट एकानकागुआ पूछे किस देश में है, एग्जैक्टली तो ये है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। और यही अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल पूछ दिया तो क्या बताओगे, ब्यूनोस आयर्स, ब्यूनोस आयर्स, ये हो गया अर्जेंटीना का कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग चिली से शुरू किए थे, अर्जेंटीना पे खत्म कर रहे हैं। एक, क्या शुरू किए थे, ये शुरू किए थे सर कि अल्मा, अल्मा, अल्मा नाम की चीज अभी न्यूज में है, तो वो क्या है, एक रेडियो टेलीस्कोप है। अल्मा का फुल फॉर्म सर होता है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। और अटाकामा डिजर्ट हमें पता है कहाँ पे है, चिली में है। तो ये अल्मा टेलीस्कोप भी कहाँ पे लोकेटेड है, चिली में लोकेटेड है। और चिली जो है सर, अटाकामा डेजर्ट
वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ है। और इसी चिली में एक शहर है अरिका नाम का, सर अरिका नाम का शहर है, जो कि अभी आपने बताया कि ड्राइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और सर चिली जो है किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का हिस्सा है। तो साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन पाई जाती है, जिसका नाम है एंडीज। एंडीज सर टोटल 7 कंट्रीज से पास होती है, एंडीज टोटल 7 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 7 कंट्रीज का नाम सर हम लोग खुद से देखेंगे, होमवर्क है। और एंडीज अगर माउंटेन चेन है तो हाईएस्ट पीक क्या होगी? माउंट एकानकागुआ है। माउंट एकानकागुआ कहाँ पे है? ए से एकानकागुआ, ए से अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना की राजधानी बी से ब्यूनस आयर्स। तो ये पूरी कथा थी इस सवाल की। तो ऐसे थोड़ा सा रिपीट करके सुन लोगे एक बार तो ये चीजें दिमाग में बस जाएंगी। हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहीं से पूछ दे तो थोड़ा सा सही हो जाए। मैपिंग मैपिंग की तैयारी चल रही है, मैपिंग का कंटेंट बन रहा है बहुत जल्दी। ये सब्सक्राइब करो, मैपिंग मैपिंग में मजा आ जाएगा, मैपिंग में मजा आ जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि मैपिंग में दिक्कत होती है, बहुत आराम से इजीली मैपिंग का कोई भी सवाल आएगा, 95% प्रोबेबिलिटी है कि उससे सही करके आओगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो ये क्रैक साला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए ज्वाइन कर लो। यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो मैपिंग की क्लास वगैरह कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन? सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन, क्या लगता है, क्या लगता है किसने? यहाँ ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी करता है। तो सही जवाब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसका क्या याद रखना है? संस्था याद रखना बहुत जरूरी है। देखो ये दिया है सेफ डिस्पोजल रिलीज बाय यूएनईपी। इसमें बताया जो अनयूज्ड मेडिसिन है वो पब्लिक हेल्थ के लिए कैसे रिस्क हो सकती हैं, कैसे इन्फेक्शंस एनिमल पब्लिक दोनों में बढ़ा सकती हैं, ये सारी चीजें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूएनईपी। और सवाल पूछता है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो क्या बताओगे? नैरोबी, नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में है। नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में है। इसी तरह, इसी तरह अगर पूछ दिया यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है सर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक, अगर पूछ दे डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और अगर ये पूछ दिया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। तो हम लोग अगर कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अब इम्पोर्टेंट कैसे हैं? जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका बार बार न्यूज़पेपर में नाम सुन रहे हो, करंट अफेयर में नाम सुन रहे हो, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो उनके जरा सा हेडक्वार्टर वगैरह पे नजर मार लेना, हेडक्वार्टर वगैरह पे नजर मार लेनी है। ठीक है, उसको रिकॉल कर लेना है। चलो अगला सवाल क्या है? हु वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर इंग्लिश नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग? तो कौन जीते? नौतेज सरना, नौतेज सरना। कीवर्ड इंग्लिश के लिए, कौन सा नॉवेल? क्रिम्सन स्प्रिंग। सवाल अगर घुमाता है कि नौतेज शर्मा जो साहित्य अकादमी अवार्ड जीते हैं वो किस भाषा के लिए मिला है, तो पहला सवाल ये बताया तो इंग्लिश। ये पूछ दिया कि कौन से नॉवेल के लिए मिला है, कौन से नॉवेल के लिए, तो क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग।
तो ये 3 कीवर्ड यहाँ से याद रखना है। अगर यहाँ पे इंग्लिश की जगह बदल के कर देता है हिंदी, हिंदी, तो हिंदी में किसको मिला है? हिंदी में किसको मिला है? हिंदी में मिला है ममता, ममता कालिया, ममता कालिया जी को मिला है। कौन सा उपन्यास? कौन सा उपन्यास? जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद इनकी पुस्तक है, जीते जी इलाहाबाद। इस पुस्तक के लिए हिंदी में मिला है। ठीक। अगर अगर तुमसे ये पूछे कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने भाषा में दिया जाता है, कितनी भाषा में, तो 24 लैंग्वेजेस में। अब देखो 24 के 24 भाषा में किसको मिला किसको नहीं मिला वो मैं नहीं याद करा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। यहाँ पे वीडियो का टाइटल भी यही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 24 भाषा तो पढ़ लेना एक बार, किसी भी मैगजीन में छप के आता है, चाहे वो तुम क्रॉनिकल पढ़ो, चाहे घटना चक्र पढ़ो, घटना सार पढ़ो, सब में छप के आता है, लेकिन याद कितना रहता है। और इस वीडियो में वही कंटेंट आता है जो तुम लोग के दिमाग में याद भी रह पाए और जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो अपन लोग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हम लोग पढ़ लिए, बस 24 भाषा नहीं याद हो रहा है मत याद करो। आ गया सवाल तो किस्मत, नहीं आया सवाल तो बढ़िया है, और सवाल आ गया तो मान लेना किस्मत खराब था, एक आध सवाल छोड़ भी दो, पूरा 100 में 100 तो करोगे नहीं। तो ममता कालिया याद रखना, नवतेज सरना याद रखना, इंग्लिश में नवतेज को, हिंदी में ममता कालिया जी को, नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग, और इनकी किताब का नाम जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, अगला सवाल क्या है? कुरुम्बा आर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेटेड मेनली इन विच रीजन? तो सही जवाब है इसका नीलगिरी रीजन ऑफ साउथ इंडिया। कुरुम्बा आर्ट बेसिकली एक तरह की पेंटिंग आर्ट है। क्या है? पेंटिंग। ये याद रखना क्या है? ट्राइबल पेंटिंग, एक तरह का ट्राइबल पेंटिंग है। ठीक। चलो अगला सवाल। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2025? यहाँ भी देखो आईपीसीसी भी तुम लोग लगा सकते हो, मटेरियल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यूएनईपी है और वर्ल्ड बैंक है। तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस दिन 23 मार्च को, 23 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। मीटियोरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मीटियोरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है मीटियोरोलॉजी क्या होती है? मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है? क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है? अगर ये पूछा जाए कि क्लाइमेट और वेदर दोनों तो मौसम ही हो गया। नहीं सर, एक पर्टिकुलर एरिया में अभी तुम्हारे यहाँ जैसे धूप हो रही है, अभी तुम्हारे यहाँ धूप हो रही है, सनलाइट है, विंड है, तो ये है अभी का वेदर, वेदर कंडीशन। और काफी लंबे समय तक, एक लार्ज टाइम तक, एक लार्ज एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज टाइम तक सेम तरह का वेदर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इस एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट है। अगर यहाँ लास्ट समय तक धूप और गर्मी हो रही है तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा। वेदर कैसा होगा? वेदर अभी सनी वेदर, मतलब धूप है। ठीक। इस रिपोर्ट की एक खास बात है, इसने इंट्रोड्यूस किया अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस एज अ की क्लाइमेट इंडिकेटर। मतलब क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए इस रिपोर्ट ने बताया कि अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस नाम की चीज एक टूल समझ लो, इसको क्या समझ लो? एक टूल है।
कि इस टूल का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस ये क्या होता है? अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग हीट फ्रॉम द अर्थ। इस ये टूल है, ये टूल क्या नापता है कि जो इंसोलेशन, इंसोलेशन पता है क्या होता है? कि ये सूर्य की कितनी रोशनी अर्थ पे पड़ रही है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन कितना है, टोटल सोलर एनर्जी अर्थ कितना ले रहा है, और हीट आउटगोइंग अर्थ से हीट कितनी बाहर जा रही है। इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो हम मिलता है अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अर्थ मतलब गर्म हो रहा है, ये निगेटिव होता है तो अर्थ जो है ठंडा हो रहा है। ठीक, तो ये टूल है जो बताएगा कि अर्थ जो है गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। तो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस ये देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है कि क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड आउटगोइंग हीट फ्रॉम अर्थ। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मार्च मंथ के करंट अफेयर पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अप्रैल 2026 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।